जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपल इन इंडिया। तो देखो, हमने पार्ट 1 में ही आपको समझाया था कि ये जो टॉपिक रहेगा ना, इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने समझा था इनकम ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम समझेंगे इनकम ऑफ रूरल पीपल इन इंडिया। तो आइए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देखो, ये जो टॉपिक है ना, इसको समझने के लिए हम 4 चीजों को समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि जो रूरल पीपल हैं उनकी इनकम कितनी है। उसके बाद देखेंगे कि उनकी इनकम का सोर्स क्या है। फिर बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग, यानी जो रूरल पीपल हैं उनकी इनकम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उसको हम जानेंगे। फिर लास्ट में बात करेंगे सॉल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट पे, यानी जो ग्रामीण लोग हैं उनकी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं या उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, तो इसको भी हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं इनकम ऑफ रूरल पीपल इन इंडिया, यानी भारत के जो ग्रामीण लोग हैं उनकी आय कितनी है उसको हम जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के अनुसार, देखो जो नाबार्ड है ना, वो एक सर्वे कराती है जिसका नाम है ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे। और ये जो सर्वे है इसमें ये देखा जाता है कि जो ग्रामीण लोग हैं उनकी स्थिति क्या है और साथ ही उनकी इनकम कितनी है, और भी इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इसी सर्वे के अनुसार, जो कि 2021-22 में किया गया था, इसके अनुसार भारत के जो ग्रामीण लोग हैं उनकी जो औसत मासिक आय है यानी एवरेज मंथली इनकम है वो 12,698 रुपए है। अकॉर्डिंग टू दी ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021 to 2022 of the National Bank for Agricultural and Rural Development यानी नाबार्ड, the average monthly income of rural household या rural people in India is 12,698। इसके बाद नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनकम। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं उनकी इनकम का सोर्स क्या है। तो देखो, जो पहला सोर्स है ग्रामीण लोगों की इनकम का वो है कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां, यानी एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज। तो देखो, जो रूरल पीपल हैं उनकी इनकम का सोर्स क्या होता है। तो पहला होता है कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां। क्यों? क्योंकि जो रूरल पीपल होते हैं वो कृषि कार्य करते हैं, और जब कृषि कार्य करेंगे तो वहां से उनको इनकम मिलेगी, सीधी सी बात है। तो जो पहली इनकम का सोर्स है वो है फसल उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के अंतर्गत। अब आप सोचेंगे कि सर आपने तो जो फार्मर्स की इनकम वाला जो पार्ट अपलोड किया था उसमें भी हमको बताया था कि जो फार्मर्स होते हैं उनकी जो मेन इनकम का सोर्स होता है वो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, और आप कह रहे हैं कि जो रूरल पीपल हैं उनकी इनकम का भी सोर्स क्रॉप प्रोडक्शन है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, इसको समझो। जो ग्रामीण लोग होते हैं वो होते कौन हैं? तो इसका सीधा जवाब है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन्हीं को ग्रामीण लोग कहते हैं। अब एक बात बताओ कि जो किसान है वो कहाँ रहते हैं? तो बोलेंगे ये कौन सा सवाल हुआ, किसान भी गांव में ही रहते हैं। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इनकम ऑफ रूरल पीपल इन इंडिया। तो जो ग्रामीण समाज में रहने वाले लोग हैं ना उनकी हमको इनकम देखनी है। तो जो किसान है वो भी तो ग्रामीण समाज में रह रहे हैं ना, तो जो ग्रामीण समाज में रह रहे हैं वही ग्रामीण लोग हैं। तो जो ग्रामीण लोग हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कुछ लोग कृषि कार्य करते हैं, कुछ अपनी नौकरी करते हैं, या कुछ परिवहन में काम करते हैं, कुछ कारखानों में काम करते हैं। तो अलग अलग इनकम का सोर्स होता है। तो यही बात हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो ग्रामीण लोग होते हैं उनकी इनकम का जो पहला सोर्स होता है वो होता है कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां, जिसमें आ जाएगा फसल उत्पादन। तो बहुत सारे ग्रामीण लोग या कहें कि जो किसान होते हैं वो विभिन्न प्रकार की फसलों का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, दालें आदि। अब इनका प्रोडक्शन करेंगे तो उनको ले जाकर वो मार्केट में सेल करेंगे, और सेल करेंगे तो उससे उन्हें पैसा होगा, या कहें कि उससे उनको इनकम होगी। इसके बाद है पशुपालन, मत्स्य पालन यानी फिशरीज, सेरिकल्चर और मधुपालन यानी एपीकल्चर। तो देखो, बहुत सारे ग्रामीण लोग जो होते हैं उनकी इनकम का सोर्स ये भी होता है, या इससे भी वो पैसे कमाते हैं या अर्निंग करते हैं। इंग्लिश में देखो, पहला है क्रॉप प्रोडक्शन, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, राइस, पल्सेस, शुगर कैन एक्सेट्रा। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, सेरिकल्चर और बी कीपिंग या एपीकल्चर। इसके बाद नेक्स्ट है, एक मिनट,
गैर कृषि आधारित रोजगार। तो देखो जो ग्रामीण लोग हैं वो केवल एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग अन्य काम भी करते हैं, तो उनकी इनकम का सोर्स जो रहता है वो अलग अलग रहता है। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये अगर आप थोड़ा भी सोचें ना अगर लॉजिकली, तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको ये देखना है कि जो ग्रामीण लोग हैं उनकी इनकम का सोर्स क्या होता है, तो आप ये देख लो कि वहां पर जो लोग हैं वो क्या क्या कार्य करते होंगे, तो आप आसानी से सोच पा रहे होंगे। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे कुछ लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कुछ कहीं पे कार्य करते हैं, जैसे कारखाने हो गए, आपकी फैक्ट्री हो गई, वहाँ पर वो काम करते हैं। तो कुछ लोग नौकरी में भी लगे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, पुलिस आर्मी वगैरह में, और कुछ लोग अपने परिवहन में या अन्य किसी कार्य को करके अपना पेट पालते हैं। तो देखो जब वो कार्य करेंगे ना तो उसी कार्य से उनको इनकम होगी, तो वही उनकी इनकम का सोर्स कहलाएगा। तो जो गैर कृषि आधारित रोजगार हैं ये वैसे रोजगार हैं जो कृषि से अलग होते हैं। अब कौन कौन से रोजगार हैं, तो पहला है दैनिक मजदूरी यानी डेली वेजेस। अब देखो इंग्लिश मीडियम वाले भी घबराना नहीं है कि सर ने सब इंग्लिश में हिंदी में ही दे दिया है, तो एक मिनट यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इस पर भी हम अब बात करेंगे। तो देखो दैनिक मजदूरी का मतलब है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन कार्य करते हैं और काम के बदले में उनको प्रतिदिन पैसा मिलता रहता है। अब कौन कौन से कार्य करते हैं, जैसे कि निर्माण कार्य हो गया, जैसे भवन निर्माण हो गया, रोड निर्माण हो गया, तो इन सभी के निर्माण कार्य में वो जाते हैं डेली, और डेली उनको पैसा मिलता है उनके काम का। इसी तरह से जो ईंट भट्टा होते हैं, यानी जहाँ पर ईंटें बनती हैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि में काम करके वो पैसा कमाते हैं। इसके बाद है नौकरी पेशा वर्ग। तो देखो जो ग्रामीण लोग होते हैं उसमें बहुत सारे लोग नौकरी भी करते हैं, तो कुछ लोगों की जो इनकम का सोर्स होता है वो नौकरी भी होता है। अब नौकरी या तो गवर्नमेंट हो सकती है या प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है। तो सरकारी और निजी यानी प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग शिक्षक यानी टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्सिंग कंपनी, यानी बहुत सारे लोग या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं, साथ ही सेना और पुलिस में भी कार्य करते हैं, तो ये भी उनकी इनकम का सोर्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्वरोजगार और छोटा व्यापार। देखो स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो कुछ लोग होते हैं ना वो किसी पर डिपेंड नहीं होते, बल्कि वो खुद ही मतलब अपने आप को रोजगार देते हैं। इसका क्या मतलब है, तो देखो बहुत सारे लोग अपना व्यापार करते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अलग अलग तरह की दुकानें खोले रहते हैं, जैसे कोई लकड़ी की, कोई कपड़ा की, कोई बुनाई की। अब वो किसी पर डिपेंड है नहीं, बल्कि सेल्फ उनका एम्प्लॉयमेंट है, यानी वो व्यापार कर रहे हैं। तो जो कुछ ग्रामीण लोग हैं उनकी इनकम का सोर्स स्वरोजगार या छोटा व्यापार भी होता है, जैसे किराना, जिसको जनरल स्टोर भी कहते हैं। तो किराना की दुकान भी बहुत सारे लोग गांव में खोल लेते हैं, तो उनकी इनकम का सोर्स ये भी होता है। इसी तरह से बुनाई यानी कपड़ों की बुनाई, मिट्टी के बर्तन का निर्माण, लकड़ी का काम, कपड़ों की दुकान या कृषि उपकरणों की दुकान। इसके बाद है ऑटो, ई रिक्शा, ट्रक, ट्रैक्टर से सेवाएं प्रदान करना। तो देखो जो बहुत सारे ग्रामीण लोग होते हैं ना वो परिवहन का भी कार्य करते हैं, जैसे वो ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा, ट्रक, ट्रैक्टर। अभी जब चलाएंगे सीधी सी बात है उनको पैसा मिलेगा, यानी कुछ ग्रामीण लोगों की इनकम का सोर्स ये भी होता है, यानी परिवहन भी होता है। फिर है प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजा गया धन। तो देखो जो कुछ लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के वो किसी शहर में जाकर, जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह होती है वहां पर जाकर वो कार्य करते हैं। अब जब वो कार्य करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, तो ये भी कुछ ग्रामीण लोगों की इनकम का सोर्स होता है, किसी कारखानों में या किसी फैक्ट्री में कार्य करना। अब इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो पहला है डेली वेजेस, वेजेस बाय वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड रोड कंस्ट्रक्शन एसेट्रा। उसके बाद है जॉब्स, टीचर, डॉक्टर, नर्सिंग कंपनी, आर्मी, पुलिस एसेट्रा इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्मॉल बिजनेसेस लाइक ग्रोसरी स्टोर, पोल्ट्री, कारपेंटरी, क्लोथिंग और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट शॉप्स, प्रोवाइडिंग सर्विस थ्रू ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ट्रक्स और ट्रैक्टर्स। इसके बाद है मनी सेंट बाय माइग्रेंट वर्कर्स। इसके बाद अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल पीपल इनकम। अब हम ये देख लेते हैं कि जो रूरल पीपल हैं उनकी इनकम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी वो कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से रूरल पीपल की जो इनकम है वो प्रभावित होती है। तो इसमें पहला है कृषि उत्पादन पर निर्भरता। तो देखो जो अधिकांश किसान है ना वो पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर होते हैं। और कृषि में समस्या क्या है कि अगर किसी साल किसी वजह से अगर क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हुई, अब कोई
कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या सूखा या अन्य कोई कारण। तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो किसान की इनकम है ना वो काफ़ी कम हो जाएगी। और किसान कौन है? तो ग्रामीण लोग ही हैं। तो जो ग्रामीण लोग हैं उनकी जो पहली इनकम को प्रभावित करने का कारण है वो है कृषि पर अधिक निर्भरता। इसके बाद है शिक्षा और कौशल की कमी। तो देखो जो ग्रामीण लोग होते हैं ना उसमें जो अधिकांश लोग होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते। हम ये नहीं कह रहे कि सारे लोग एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन जो अधिकांश लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते की वजह से वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते बड़े लेवल पे। साथ ही उसमें कौशल की यानी जो स्किल है उनकी भी कमी होती है। जिससे अगर आप चाइना ले लें तो जो चाइना के लोग होते हैं ना वो स्किल्ड ज़्यादा होते हैं। यानी अगर चाइना का कोई व्यक्ति है तो वो अलग अलग तरह के काम जानता होगा। यानी वो लाइट का भी काम जानता होगा, लकड़ी का भी काम जानता होगा, कपड़े का भी काम जानता होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आपको कुछ लोग ही मिलेंगे जो कि स्किल्ड हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। यानी या तो कोई फैक्ट्री में कार्य कर रहा है या कोई कारखाने में काम कर रहा है। तो जो दूसरा कारण है वो है शिक्षा और कौशल की कमी, जिसकी वजह से जो ग्रामीण आय है वो प्रभावित होती है। उसके बाद है बाजार तक पहुंच। तो देखो जो किसान होते हैं ना उनकी पहुंच सीधे बाजार तक नहीं होती। बाजार तक पहुंच का मतलब है जैसे किसी किसान ने किसी चीज का प्रोडक्शन किया ना, जब वो मार्केट में उसको बेचने जाएगा तो जो मार्केट में जो मिडिल मैन है ना वो बीच में काफी पैसे खा जाते हैं। तो जो किसान है उनकी पहुंच सीधे बाजार तक नहीं है, इससे भी जो इनकी इनकम है वो प्रभावित होती है। और साथ ही उत्पादों का उचित कीमत नहीं मिल पाती। और जो प्रोडक्शन होता है यानी जो लोग एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड है और अगर जिस चीज़ का भी प्रोडक्शन हो रहा है अगर उसका प्राइस ठीक नहीं मिला तब भी उनकी इनकम कम होती है। इसके बाद है भूमि का आकार। तो देखो जो भूमि का आकार है वो भी जो रूरल पीपल है उनकी इनकम को इफेक्ट करता है। कैसे करता है तो उसको समझो। देखो जो अधिकांश राज्य है ना उसमें जो किसान है उनके पास भूमि बहुत कम है। यानी अधिकांश आपको ऐसे किसान मिलेंगे भारत में जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। अब जब भूमि कम होगी तो उनकी जो इनकम है वो भी कम होगी। क्यों? क्योंकि जो किसान होते हैं कहें जो अधिकांश ग्रामीण लोग होते हैं वो तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है और एग्रीकल्चर करने के लिए भूमि चाहिए है। और जब भूमि कम होगी तो उनकी इनकम भी कम होगी। तो जो भूमि का आकार है वो भी रूरल पीपल की जो इनकम है उसको इफेक्ट करता है। जो छोटे किसानों की आय सीमित होती है। इसके बाद है प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो देखो अगर छोटे किसान हैं तो वो ज़्यादा बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या कहे जो मॉडर्न मशीनरी है उसको परचेस करने के लिए पैसे चाहिए। और जो किसान हैं उनके पास उतने ज़्यादा पैसे होते ही नहीं हैं कि वो मशीनरी का उपयोग कर पाएँ। अब जब मॉडर्न मशीनरी का उपयोग नहीं होगा तो इससे नुकसान क्या है? तो देखो जो मशीनरी होती है ना उससे एक तो हम कम समय में ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा सटीकता से कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि उत्पादन ज़्यादा हो जाता है मशीनरी की सहायता से। और जो भारत के अधिकांश किसान हैं वो गरीब हैं इसलिए प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर पाते। इससे भी उनकी इनकम इफेक्ट होती है। तो नई तकनीकी और उपकरणों की कमी से आय में कमी। इसके बाद नेक्स्ट है, एक मिनट इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। पहला है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ रेन एंड क्लाइमेट चेंज। दूसरा है लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड हाई इनकम जॉब। इसके बाद है एक्सेस टू मार्केट, फार्मर्स डू नॉट गेट फेयर प्राइस, लैंड साइज, स्मॉल फार्मर्स हैव लिमिटेड इनकम, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, रिडक्शन इन इनकम ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है सॉल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट मेजर्स, समाधान और सुधार के उपाय। अब हम ये देखते हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं ना उनकी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं या उनकी इनकम में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो देखो इसमें पहला है कृषि में आधुनिकीकरण और तकनीकी। ये ठीक कर लेना, ये कई जगह पर हमने तकनीक लिख दिया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको तकनीकी कर लेना। तकनीकी का उपयोग। तो देखो अगर ग्रामीण लोग की इनकम बढ़ानी है ना तो क्या करना होगा? कृषि के क्षेत्र में सुधार करने होंगे। कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार करने होंगे? तो कृषि में आधुनिकीकरण, यानी जो किसान हैं उनको कृषि अब परंपरागत तरीकों से नहीं करनी है क्योंकि परंपरागत तरीकों से वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं ले सकते। अब उनको आधुनिक तरीके से या साइंटिफिक तरीके से करना है, साथ ही जो तकनीकी है उसके उपयोग से करना है। अगर वो इस तरह से करेंगे तो उनकी इनकम में वृद्धि होगी। दूसरा है
शिक्षा और कौशल विकास। तो देखो जो ग्रामीण लोग हैं ना, वहाँ पर एक तो एजुकेशन को बढ़ाना होगा, यानी जो अधिकांश लोग हैं उन्हें हमें एजुकेशन देनी होगी। साथ ही उनके अंदर स्किल्स का विकास करना होगा, या कहें स्किल्स डेवलपमेंट करना होगा। क्यों? देखो जब लोग के अंदर स्किल्स होती है ना, तो वो कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो आप हो, और आपको अगर लाइट का काम आता है, गाड़ी संभालनी आती है, या और भी कई सारे काम आते हैं, आपके अंदर स्किल्स है, तो आप भूखे नहीं रहेंगे, आप आराम से कोई ना कोई काम कर लेंगे। तो जो ग्रामीण लोग हैं, हमें उसमें शिक्षा और कौशल का विकास करना होगा, ताकि उनकी इनकम में वृद्धि हो। फिर है ग्रामीण उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। तो देखो जो ग्रामीण उद्योग है, यानी जो इंडस्ट्री है, उसको हमें बढ़ावा देना होगा। कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो जो गांव है उनके आसपास इंडस्ट्री खोलनी होंगी। क्यों? ताकि जो ग्रामीण लोग हैं वो वहां पर रोजगार ले सकें, यानी काम कर सकें। और जब वो काम करेंगे, यानी जो बेरोजगार लोग हैं वो काम करेंगे, तो इससे जो ग्रामीण लोग हैं उनकी इनकम में वृद्धि होगी। साथ ही जो स्वरोजगार है, यानी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उसको भी बढ़ाना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें बताना होगा कि वो अलग अलग तरह के कार्य कर सकते हैं। जैसे कोई लकड़ी का कार्य कर सकता है, कोई एग्रीकल्चर में पशुपालन कर सकता है, एपीकल्चर कर सकता है, सेरीकल्चर कर सकता है। तो इस तरह से वो अपने आप भी रोजगार दे सकते हैं, यानी वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर है ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार। तो देखो ग्रामीण जो बुनियादी ढांचा है उसको सुधारना बहुत जरूरी है। पहला है सड़क और परिवहन। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उनमें एक तो सड़क की फैसिलिटी को बढ़ाना होगा, साथ ही परिवहन या कहें कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा, ताकि अगर कोई किसान किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, या किसी व्यक्ति को कहीं पर काम करने जाना है, तो वो आसानी से पहुंच पाए। साथ ही वहाँ की सड़क भी ठीक हो, ऐसा ना हो कि इसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे हों, और अगर वो कहीं पर काम करने जा रहा है आसपास के एरिया में, तो वो जाते जाते आधे से ज़्यादा थक जाए। ऐसा ना हो, बल्कि रोड भी ठीक हो, साथ में परिवहन की सुविधा भी ठीक हो। फिर हो सिंचाई व्यवस्था। तो देखो जो बहुत सारे राज्य हैं ना, वहाँ पर क्या है कि सिंचाई की व्यवस्था है ही नहीं ज़्यादा अच्छे से। जैसे कि झारखंड हो गया, झारखंड में आपको हमने पार्ट 1 में ही बताया था कि 80% एरिया ऐसा है जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी है ही नहीं, यानी पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। तो अगर मानसून पर निर्भर रहेगा, तो इससे जो किसानों की आय है, कहें रूरल पीपल की आय है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती। क्यों? क्योंकि देखो बारिश ठीक हुई तो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होगा, और बारिश कम हुई तो प्रोडक्शन कम होगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम भी किसानों की कम होगी, या कहें रूरल पीपल की कम होगी। तो सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना होगा। भंडारण और कोल्ड स्टोरेज। तो देखो जो सरकार है वो इसमें सुधार करके ना, जो ग्रामीण इनकम है उसको काफ़ी बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? तो इसको समझो। देखो जो किसान होते हैं वो जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, और अगर उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है तो मार्केट प्राइस नीचे हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। अब जो मार्केट प्राइस है वो कम है, तो किसान के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने प्रोडक्ट को स्टोर करे, यानी उसका भंडारण करे, या फिर वो बेच दे। तो जो ग्रामीण लोग होते हैं ना, उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती कि वो किसी भी चीज़ को लंबे समय तक स्टोर कर पाएँ, क्योंकि अगर उनको भी पता है अगर वो किसी चीज़ का स्टोर करेंगे तो वो उससे ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी है नहीं। तो वो मजबूरन उनको कम प्राइस में ही बेचना पड़ता है, जिससे जो उनकी इनकम है वो कम रहती है। तो सरकार को और ग्रामीण लोगों को ये चाहिए कि वो भंडारण की सुविधा को या कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था को बढ़ाएं। इसमें विशेषकर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है रूरल पीपल की इनकम को बढ़ाने के लिए। फिर है बेहतर वित्तीय सेवाओं और बाजार तक पहुंच। देखो इसको समझो। पहले समझते हैं बेहतर वित्तीय सेवाएं, यानी फाइनेंशियल सर्विस का क्या मतलब है। तो देखो जो कुछ किसान होते हैं वो खेती करने के लिए लेते हैं लोन। अब अगर वो खेती करने के लिए लोन लेंगे तो उनके पास दो तरीका है, या तो वो गवर्नमेंट से लें या किसी प्राइवेट में, जैसे आपके साहूकार हो गए, या उनसे, या बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लोन का काम करते हैं, तो उनसे लें। अब जो किसान होते हैं वो इन साहूकार से लोन ज़्यादा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर वो सरकार से लोन लेंगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगता है, और दूसरा बैंक वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वो जो लोन है वो प्राइवेट से या कहें साहूकार से ले लेते हैं। अब जो साहूकार हैं, जो लोन देने वाले व्यक्ति हैं, वो इन किसानों से बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं। इससे जो किसान हैं उनकी इनकम काफ़ी कम रहती है। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो किसानों को बेहतर वित्तीय सहायता दे। साथ ही जो बाजार है ना, उसमें किसानों की डायरेक्ट पहुंच हो, यानी जो मिडिलमैन बीच में पैसा खाते हैं उनकी जो भूमिका है उसको खत्म किया जाए। तो इन सभी से जो किसान हैं या कहें जो ग्रामीण लोग हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जा सकता है। इसको इंग्लिश में देखो,
पहला है मॉडर्नाइजेशन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, फिर है एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन विलेज, इम्प्रूवमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, एरीगेशन सिस्टम एंड कोल्ड स्टोरेज, बेटर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस एंड मार्केट। तो देखो जो हमारा पार्ट 2 है वो यहीं पे आकर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।